नमस्कार दोस्तों। इरादा ठीक से उनका अगर हम जान लेते, नहीं रहता गिला खुद से उन्हें पहचान लेते। आज मैं इस इरादे की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं, आज ही का वह दिन था, वही तारीख थी। 1977 का साल था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हुआ था। आनन फानन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 का रायबरेली से चुनाव बेजा तरीके से जीता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जो 100 जीपें खरीदी थी, वो असल में कांग्रेस पार्टी के खाते से नहीं, पूंजीपतियों से मदद लेकर के खरीदी गई थी और इसके लिए पूंजीपतियों को लाभ दिया गया था। हालांकि आज यदि यह बात करते हैं तो पूरी तरीके से बेमानी है, क्योंकि आज जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल तमाम पूंजीपतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव अपने प्रचार के लिए, अपने तमाम सारी चीजों के लिए, और उन्हें जिस तरीके से लाभ दे रहे हैं वह आप समझ सकते हैं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगा। हालांकि वह पैसा कांग्रेस पार्टी का ही था, कांग्रेस पार्टी को दिया गया चंदा था जो कानूनन दिया गया था। बहरहाल, चूंकि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की बड़े दिनों से मुहिम चला रखी थी भाजपा और उसके जैसे तमाम सारे दलों ने मिल करके, जो भारतीय जनता पार्टी होती थी उसका मूल संगठन था जनसंघ, उसने विलय किया था जनता पार्टी में और सब ने मिलकर वह सरकार बनाई थी। और सरकार इस बात के लिए बनाई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कानूनों का दुरुपयोग किया है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए तो श्रीमती गांधी ने तो सब कुछ कानूनन किया था, यह सब गैर कानूनी हो रहा था। बुलाया गया सीबीआई के अधिकारियों को और कहा गया कि एक एफआईआर दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा बनता नहीं है, उन्होंने कहा फिर भी कीजिए और गिरफ्तार कीजिए और इंदिरा गांधी को जेल में डालिए। बहरहाल, आज की तारीख थी, 1977 का साल था। सीबीआई के एसपी एनके सिंह के नेतृत्व में वहां पर पुलिस पहुंची और किरण बेदी समेत तमाम सारे ऑफिसर्स बाहर पूरा लग गए फोर्स लेकर के, और उसके बाद में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की पूरी साजिश के साथ वो पहुंचे। इंदिरा गांधी मीटिंग कर रही थी। उनके पीए धवन साहब ने कहा कि आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं, उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए हैं, आज हम उनको बगैर अपॉइंटमेंट के लिए आए, उस काम के लिए आए हैं जिसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। बहरहाल, थोड़ी देर बाद में इंदिरा गांधी जब तैयार होकर के आई तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, आप यदि मुझे गिरफ्तार करना है लगाइए हथकड़ी, मैं चलने को तैयार हूं। सीबीआई अफसरों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन्हें हथकड़ी लगाएं, लेकिन इंदिरा गांधी अड़ गई। उन्होंने कहा हम आपको जमानत देना चाहते हैं, आप बेल ले लीजिए, हम निजी बूचलके पे देने के लिए लेकर के आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई बेल नहीं लूंगी, मैं जेल जाऊंगी, मुकदमा लड़ूंगी, झूठ से के आगे झुकूंगी नहीं। और श्रीमती इंदिरा गांधी अंततः गिरफ्तार होकर के ले जाई जाने लगी और उन्हें फरीदाबाद की तरफ जब ले जाया जाना लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफिले को रुकवा दिया। रेलवे क्रॉसिंग थी, सब बैठ गए उतर के। कहा स्टेट कैसे आप बदल सकते हैं, वो हरियाणा स्टेट है और दूसरे स्टेट में कैसे ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से यह बिल्कुल कानूनी गलत था। तब तक कांग्रेस के वकील और सारे सब पहुंच चुके थे और उसके बाद में इंदिरा गांधी को वापस दिल्ली में लेके आना पड़ा और पुलिस ऑफिसर्स मेस को जेल में तब्दील किया गया और वहां श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया। अगले दिन जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पूछा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण क्या है, सबूत क्या है। उन्होंने कहा ये एफआईआर है। उनका एफआईआर से क्या होता है।
उसके साथ कोई एविडेंस होना चाहिए। बगैर एविडेंस के आप गिरफ्तार कर लेंगे। बस कोई जवाब नहीं था सीबीआई के पास। उन्होंने कहा हमें अभी वक्त लगेगा सबूत दो, तो उन्होंने कहा बगैर सबूत के ही आपने एफआईआर दर्ज कर ली, बैठे बैठे सब कर लिया। और अदालत ने कहा डिसमिस। इतना कहना था कि सीबीआई की एफआईआर उड़ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी को रिलीज करना पड़ा। तब तत्कालीन कांग्रेस नेता, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो विपक्ष के नेताओं को 19 महीने जेल में रखा था, वो उन्हें 19 घंटे भी नहीं रख सके, क्योंकि झूठ की बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि वो टूटती है। तो आप आरोप कुछ भी लगाइए, झूठे लगाइए, बगैर सबूत के लगाइए, मुकदमे दर्ज कीजिए, सुनते रहिए, गिरफ्तार करिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं आप। यही एक सत्य है। इसी सत्य के साथ में आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, दूसरे और तमाम सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर कर रहे हैं, पत्रकारों पर कर रहे हैं और दूसरों पर कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की जरूर बात करनी चाहिए कि जब उन्होंने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी तो हालात क्या थे। भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया था। अमेरिका भारत को बर्बाद करने के लिए विपक्षी नेताओं पर इन्वेस्ट कर रहा था और किस तरीके से पूरा खेल रचा जा रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उस इमरजेंसी में इस देश के किसी नागरिक को परेशान नहीं किया गया था, किसी एक पत्रकार को परेशान नहीं किया गया था, किसी उस व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया था, सिवाय विपक्ष के उन नेताओं के जो नेता इस बवाल में शामिल थे और जिन पर यह सबूत आए थे कि वो किस तरीके से अमेरिकी जांच एजेंसी के साथ में मिल करके कैसे सीआईए के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। किसी का नाम लेना उचित नहीं है। और बाद में वो सत्ता के लिए किस तरीके से गंदे खेल खेलते हैं, किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और कानून और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। तो कानून और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो पहला हिंदुस्तान का में इतिहास शुरू होता है वो आज की तारीख से, यानी 3 अक्टूबर 1977 से शुरू होता है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट ने कहा फर्जी है, कोई सबूत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। विपक्ष के नेताओं को वो नेता होने के कारण नहीं, बल्कि उन्हें खत्म कर देने के लिए उनको तमाम झूठे मुकदमों में ईडी, सीबीआई और जो भ्रष्टाचार के जिस तरीके से मुकदमे बनाने का उन्होंने सबूत दिया था 1977 में, आज ही के दिन वैसे ही केस बना रहे हैं। किस तरीके से फंसा रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो देश के सामने आ चुका है। आज उसी कड़ी में न्यूज क्लिक पर छापा मारा गया, उसके तमाम पत्रकारों को थाने में बैठा लिया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, जबकि इस मामले की ईडी जांच कर चुकी है और कोई सबूत नहीं पा पाई है अब तक। और उसके बाद में उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपया अपने इस चैनल को चलाने के लिए चीन से वित्तीय मदद ली है। हालांकि वो चीन से मदद नहीं मिली है। वो जो सिंघम है, रॉय सिंघम, वो वास्तव में अमेरिकन बिजनेसमैन है और वो चीन और उसके साथ व्यापार करते हैं और उसी व्यापार का यह हिस्सा है। और उसी कड़ी में उन्होंने भारत में भी इस पे इन्वेस्ट किया है और उसमें इन्वेस्टमेंट इस तरह का नहीं है कि जिसे कहा जाए कि फॉरेन फंडिंग है या कोई और चीज। ये सीधे सीधे है कि अपने कार्यक्रम करते हैं, उसमें जो रेवेन्यू मिलता है उससे हिस्से में हर एक को अपना, जो भी लोग काम करते हैं उनको उनकी हिस्सेदारी होती है। सच को सच और गलत को गलत कहना इसका काम है। तो इस तरह से आज पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं, उनके डाटा लिए जा रहे हैं। क्यों? यह इस तरह से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको डरा के रखना है,
मोदी सरकार कैसे रहे, क्योंकि वो डर के बूते रहती है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे डरो मत, और उसी बात को राहुल गांधी रिपीट करते हैं। और राहुल गांधी उस डर से ऊपर उठ चुके। हमने देखा कि पिछले साल राहुल गांधी को इसी तरीके से ईडी ने 55 घंटे तक पूछताछ की थी। किस तरीके से उनको 5 दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। फिर उनकी बीमार मां को किस तरीके से 3 दिनों तक परेशान किया गया। राहुल गांधी ने इसके बाद भी कहा कि और पूछना है पूछ लीजिए। उनकी बहन, उनके बहनोई और सबको किया गया, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं जुटा सके। बस आरोप हैं, वैसे ही आरोप हैं जैसे श्रीमती गांधी पर 100 जीप खरीदने का आरोप लगा था, और वो भी चुनाव प्रचार के लिए। तो आप समझिए कि किस तरह से करते हैं। जबकि यहां पर चुनाव प्रचार में एक कंपनी विशेष के हेलीकॉप्टर्स, विमान और न जाने क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो गलत नहीं मानते हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकारी एजेंसियां करती हैं, उसको वो गलत नहीं कहते हैं। वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। राजस्थान जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, कन्हैया की हत्या ने आप नहीं भूल सकते। और कन्हैया की हत्या के जो मुल्जिम है, वो मुल्जिम कौन है? वो मुल्जिम मुस्लिम मंच से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जब आप सच को देखेंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी सच के लिए लड़ते हैं। और राहुल गांधी अमृतसर गए, उन्होंने हरमिंदर साहब में यानी गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर में जाकर के उन्होंने पूरी सेवा की, जूठे बर्तन भी धोए, लोगों को जल पिलाने की सेवा भी की और बहुत सब चीजें करी। उन्होंने पूरे सिख धर्म के पालन को करते हुए वहां पर जिस तरीके से श्रद्धा से नमन किया, गुरु को नमन किया, और आगे की लड़ाई के लिए उन्होंने उनका आशीष लिया, देश के लिए आशीष लिया, ये मायने रखता है। क्योंकि वो निर्भीक है, वो नहीं डर रहे हैं, उनके नेता नहीं डर रहे हैं। वो जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, झूठे मुकदमे उन पे लगते हैं, लेकिन वो डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठे नहीं हैं, बेईमान नहीं। आज तक इतने आरोप लगे थे 2012 से जो कैंपेन शुरू हुई थी अन्ना आंदोलन के साथ कांग्रेस पे, वो सारे आरोप अदालतों में झूठे पाए गए। किसी में भी सरकार ना तो सबूत दे सकी, ना कोई और कुछ कर सकी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति। तो ये नफरत का खेल आज से नहीं चल रहा है, सालों से चल रहा है। और सालों से सच्चे लोगों को खत्म कर देने की साजिश जो ये असुरी लोग करते हैं, उसको आप समझिए। और ये असुर वेश बदल बदल के आते हैं। कभी जनता पार्टी बन जाते हैं, कभी जनसंघ बन जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी बन जाते हैं, कभी हिंदू महासभा बन जाते हैं, कभी आरएसएस बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, कभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बन जाते हैं। और इस तरह से बन के नफरत। मैं इन दिनों कश्मीर में हूं और कश्मीर में तमाम जगह देख रहा हूं किस तरीके से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच यहां खेल करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहां चंद गरीब मुसलमानों को किस तरीके से अपना हथियार बनाने की साजिश रच रहा है, उन्हें कैसे इस तरह से इस्तेमाल करने जिससे कि नफरत का माहौल पनपे, उनके हाथ से कुछ घटनाएं कराई जाएं और उसके वीडियोस और दूसरी चीजें आएं और उसके जरिए उन्हें बदनाम किया जाए। तो जो कपड़े से पहचान लेने वाली बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसकी पूरी साजिश यहां रची जा रही है। उस साजिश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है और मैं अपने स्टेशन पर जब पहुंचूंगा तो उसको लेकर के आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन ये साजिशों का दौर लंबा है, इसे झेलना होगा। क्योंकि जब सत्ता जाने की दिशा में होती है तो तानाशाह बौखला जाता है और वो बौखला कर सब पर हमला करने लगता है। जो सच बोलता है उसे मारने लगता है। वो किस तरीके से क्या क्या करता है, क्या क्या साजिशें रचता है, वो भी समझने वाला है। तो ये साजिशों का दौर चल रहा है। इन साजिशों के दौर को समझने की जरूरत है। हम आप समझेंगे तब इसका समाधान निकलेगा। क्योंकि यदि इसको हमने जल्दी काबू नहीं किया तो ये नासूर बन जाएगा। ये ऐसा घाव बन चुका है और वो देश के तमाम लोगों को साल रहा है, तमाम सारे लोगों के दिलों में उसने छेद कर दिया है। तो यदि दिल को बचाना है, खुद को बचाना है, देश को बचाना है, श्रीमती इंदिरा गांधी आज इस देश में नहीं है, इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो जो दे के गई हैं उसको आज सब याद करते हैं जहां पर भी जाइए। तो इसलिए
वो करना चाहिए जिससे आपको आपके जाने के बाद भी लोग सलाम करें। सच के साथ खड़े होइए, सच को पहचानिए, झूठ को तितांजलि दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।